BHDG 173, ठीक है, समाचार और पत्र लेखन, इसका क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 8 या कह सकते हैं यूनिट नंबर 8 क्या है, आर्थिक फीचर। ठीक है, ये जो फीचर लिखे जाते हैं उसमें क्या रहेगा, हम आज का हमारा आर्थिक फीचर रहेगा। और आर्थिक फीचर में क्या है, विषय का चयन और प्रस्तुति, जो भी आर्थिक फीचर होते हैं। ठीक है, आर्थिक फीचर का सिंपल सा यहाँ पर मतलब ये होता है, तो इसमें अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट उसमें देखते हैं, सबसे पहले इसमें जो रहेगा, इसमें देखिएगा आर्थिक फीचर के प्रकार 8.4 में कि आर्थिक फीचर किस प्रकार का होता है। देखो आर्थिक फीचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थ इकोनॉमी से रिलेटेड जो जितने भी फीचर आते हैं, ठीक है, आर्थिक फीचर, ठीक है, जितने भी लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है, जैसे शेयर मार्केट की बात हो गई, ठीक है, ठीक है, शेयर मार्केट जो वाणिज्य है, बजट से रिलेटेड है, ठीक है। सर आर्टिकल्स टाइप आर्थिक फीचर में समझ लो कि जैसे बजट है, 8.4 है आर्थिक फीचर के प्रकार। दूसरा जो रहेगा, जैसे आर्थिक फीचर होता है तो आर्थिक फीचर में विषय का चयन कैसे किया जाए, तो 8.4 और 8.5 ये आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। आर्थिक फीचर कितने प्रकार के होते हैं और आर्थिक फीचर जो होता है उसमें विषय का चयन कैसे किया जाएगा, भाई हमें किस टाइप का आर्थिक फीचर लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस विषय पर हमें लिखना रहेगा। ठीक है, फिर उसमें एक चीज़ और आती, जैसे उसका लेखन की प्रस्तुति 8.8 जो रहेगा, ये आर्थिक फीचर जो लिखा जाए उसको प्रस्तुत कैसे दिया, यानी आर्थिक फीचर को हम लिखें कैसे, शुरू में क्या लिखें, मध्य में क्या लिखें, या शीर्षक उसको क्या दें, या लास्ट में उसको क्या लिखें, किस टाइप से उसका फॉर्मेट बना है जो आर्थिक फीचर लिखा जा रहा है। ठीक है, शीर्षक मतलब वो क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया आपको बताया था 8.8 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें 8.5, 8.6 और 8.8 जो रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं जो रहेगा। सबसे पहले जैसे यहाँ पर दिया गया आर्थिक फीचर का अभिप्राय क्या है, तो ये इसमें यही बताया गया कि आर्थिक फीचर क्या होता है, या आर्थिक फीचर हम किसे कहते हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर के, यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लेकर के या मार्केट को लेकर के जो फीचर लिखे जाते हैं या जो लेख लिखे जाते हैं समाचार पत्रों में, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक फीचर कहलाता है। राजनीति और अर्थव्यवस्था का घनिष्ठ संबंध है, कहने की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसमें अर्थव्यवस्था, पैसे का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, राजनीति ही कह सकती है कि मार्केट डिसाइड करती है, पैसे का बहुत बड़ा रोल रहता। शासन तंत्र के स्वरूप से आर्थिक नीतियों की दिशा निर्धारित होती है, यानी जो हमारा राजनीति होती है वही हमारा जैसे बजट बनाती है, सरकार ही बजट को पेश करती है, बजट बनाती है। तो कह रहे हैं कि आर्थिक जो पिलर है या जो इकोनॉमी है, जैसे जीडीपी की हम बहुत बात करते हैं, तो मेन बात है, तो जीडीपी को लेकर के, जैसे जीडीपी हमारी अच्छी हो रही है, जीडीपी डाउन जा रही है, अगले 3 महीनों में हमारी जीडीपी कैसे रहेगी, शेयर मार्केट को लेकर के, या मार्केट में जो मार्केट हमारा ऊपर जाएगा, सेंसेक्स को लेकर के, निफ्टी को लेकर के, इस से रिलेटेड जितने भी मार्केट ऊपर जा रहा है, डाउन जा रहा है, इस सभी से रिलेटेड जो चीज़ें लिखी जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्थिक फीचर कहा जाता है। ठीक है, पूंजी को लेकर के, यानी जिसमें पैसे का बहुत ज़्यादा रोल है, उसी वो सारी जो फीचर रहेंगे वो आर्थिक फीचर से रिलेटेड रहेंगे। अगला जो है आर्थिक फीचर का महत्व क्या है, कि जो आर्थिक फीचर लिखे जाते हैं इनका इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है। तो आर्थिक समस्याओं पर, आर्थिक जो समस्याएं, यानी जैसे जीडीपी बहुत खराब है किसी देश की, तो जीडीपी सुधारने के लिए भाई विशेषज्ञ जो लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, वो बता सकते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, या समाज को या देश की सेवा किया जा सकता है आर्थिक समस्याओं को दूर करके। सदियों से जो शोषित, पीड़ित और उपेक्षित तबका की दुर्दशा को चित्रित और बेहतरी से के लिए सुझाव से आप समाज और सरकार की मदद कर सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले देशों के करोड़ लोगों की कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करके आप बता सकते हैं कि गरीबी कैसे खत्म किया जा सकता है, या जो हमारी इकोनॉमी की समस्या है, जो गरीबी है, भुखमरी, उसको कैसे दूर किया जाए, या कौन कौन सी सरकार योजना चलाए, या लोगों को किस प्रकार से सरकार आर्थिक मदद प्रदान करे। तो इन सभी के उद्देश्यों को लेकर के क्या आर्थिक फीचर का महत्व है, या आर्थिक फीचर उनको लिखा जाता है। अब हम जो देखेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट क्या है, आर्थिक फीचर के प्रकार। देखो क्या करें, आर्थिक फीचर के महत्व की चर्चा के दौरान हमने इसके क्षेत्र और व्यक्ति प्रत्ये की चर्चा की है। देखो आर्थिक फीचर जो है, अगर हम उसके महत्व के साथ अगर देखें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसका संबंध अर्थ से ना हो, क्योंकि कोई भी अगर क्षेत्र हो, हर एक फील्ड में पैसे का रोल है भाई। ठीक है, पैसा तो हर जगह चलता है, तो आर्थिक चीजें हर जगह, अर्थ हर जगह। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ तो एक तो
पृथ्वी को भी हम अर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर आप अर्थ में यानी पैसा, हिंदी में अर्थ को पैसा बोला जाता है, ठीक है। या अर्थ की दुनिया बहुत व्यापक है, यानी पैसे की दुनिया बड़ी व्यापक है। इसे ठीक से समझना समझाने के लिए आर्थिक फीचर को निम्नलिखित प्रकार से यानी आर्थिक फीचर कई प्रकार से डिवाइड हो सकते हैं। पहले जैसे आर्थिक विकास को लेकर के, यानी जैसे जीडीपी डेवलपमेंट कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, या जीडीपी की बढ़ोतरी कैसे हो, हमारी इकोनॉमी कैसे बेहतर बने, इसको लेकर के फीचर ली। दूसरा वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब व्यापार को लेकर के, भाई हमें कितना व्यापार करना चाहिए, हमारा व्यापार कैसे बढ़े, या व्यापार घाटा को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसको लेकर के। फिर बजट संबंधी फीचर लिखे जाते हैं। देखो हर साल बजट आता है ना, हर साल सरकार बजट पेश करती है, तो बजट को लेकर के बहुत सारे जो मीडिया संस्थान होते हैं या बड़े बड़े जो विशेषज्ञ लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बजट को लेकर के अपनी राय रखते हैं कि भाई बजट ऐसा होना चाहिए या हमको बजट ऐसा। वो लोग बताते हैं ना कि हेल्थ सेक्टर में इतना हमें खर्चा करना चाहिए, या हमें एजुकेशन सेक्टर में, या सेना के सेक्टर की बात करें जैसे डिफेंस सेक्टर है उसमें कितना सरकार पैसा खर्च करे, तो बजट संबंधी फीचर लिखे जाते हैं। फिर अन्य आर्थिक फीचर भी होते हैं। तो ये लगभग टोटल 4 इसमें पार्ट हैं, वो 4 क्या है इंपॉर्टेंट है, और इन पर अलग अलग से हम लोग क्या करेंगे विचार करेंगे। तो सबसे पहले क्या है आर्थिक विकास संबंधी फीचर, ठीक है। क्या रहेगा, देखो आर्थिक विकास से देश की प्रगति का ग्राफ जुड़ा हुआ है। देखो अगर कोई देश डेवलपमेंट कर रहा है तो विकास कर रहा है, तो उसमें क्या होगा आर्थिक क्षेत्र जुड़ा होगा। आर्थिक क्षेत्र अगर डेवलप होता है तो अब देखो सिंपल सी बात है कि जब पैसा आता है तो चीजें बढ़ती हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कोई गरीब घर है ना, अगर उसके घर में 2-4 पैसे आने लगेंगे तो लोगों की दिनचर्या बदल जाएगी, लोगों का लाइफस्टाइल बदल जाएगा, रहन सहन बदल जाएगा। इसका मतलब क्या है, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि आर्थिक विकास से प्रगति का ग्राफ ऊपर उठा, यानी जब किसी व्यक्ति का आर्थिक विकास होगा, जब किसी के पास पैसे आएंगे तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा। तो उसी प्रकार से अगर किसी देश में आर्थिक विकास होता है तो उसका प्रगति यानी उसका जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, ठीक है। जिस देश का आर्थिक विकास ठीक से होता है उसे हम प्रगति करने वाले राष्ट्रों की श्रेणी में रखते हैं। कह रहे हैं कि जिस देश का आर्थिक विकास अच्छा होता है उसको हम क्या करते हैं कि प्रगति करने वाले देशों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब कोरोना आया था तो पूरी दुनिया की जीडीपी डाउन चली गई थी ना, हमारे देश की भी जीडीपी गई थी, सबकी जीडीपी डाउन हो गई थी। यानी उस समय क्या था, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई, यानी गरीबी की जो समस्या थी कह सकते हैं, सब बहुत सारी सरकारें हिल गई, ठीक है। विकास मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों पर है, यानी जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जो सारा अर्थ जुड़ा हुआ 2 क्षेत्रों पर ज़्यादा है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, दूसरा है उद्योग, ठीक है। कृषि भोजन संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी जो कृषि होती है वो क्या करती है कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं यानी खाना पीना इनको पूरा करती है। तो उद्योग जीवन के अन्य क्षेत्रों की जरूरत को पूरा करता है, यानी हमारी अन्य जो जरूरतें हैं उनको कौन पूरा करता है, उद्योग जो है यानी सेक्टर है। भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है। अगर देखें तो हमारा जो देश है अभी भी कृषि प्रधान देश है। देश की आय का बहुत बड़ा भाग कृषि उत्पादों से ही प्राप्त होता है। अगर आज बात करें हमारा जो देश है, आज जब हमारे देश की जीडीपी डाउन गई ना तो बढ़ोतरी किस में आई, जब हमारे देश में जो थोड़ी बहुत जीडीपी सही थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से सही थी, ठीक है। उसी इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडिया में। लेकिन कृषि के क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, किसान की हालत संतोषजनक नहीं। अगर बात करें कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका रोल हमारी जीडीपी में, हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें जो कृषि है, जो किसान है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। किसानों के लिए कर्ज के जाल में फंसने के कारण किसान आत्महत्या तक के कई मामले प्रकाश में आते हैं। छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों तक को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। यानी कह रहे हैं कि हमारा जो जीडीपी, हमारी जो आर्थिक विकास है या कह सकते हैं वो हमारी कृषि पर बहुत डिपेंड करता है। यानी अगर हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ग्रोथ करेगा तो हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि हमारे देश का ज्यादातर जो लोग हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कह रहे हैं लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है वो बहुत बदहाल है। वहां पर कह सकते हैं कि जो किसान है उसको अगर कर्ज मिल जाता है तो कर्ज चुका नहीं पाता है, तो किसान आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। किसान और जो खेतिहर मजदूर है उनकी भूखमरी तक की समस्या बनी है। यानी किसान यानी फार्मर जो है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, उन्हें उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। आपने देखा होगा ना अभी किसान आंदोलन हो रहा था ना, किसानों ने आंदोलन क्यों किया था,
कह रहे थे ना एमएसपी बढ़ाओ, एमएसपी, ठीक है। एमएसपी क्या थी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो कह रहे हैं कि आज जो किसान है अगर वो खेती कर रहा है तो जितना खेती में लागत आती है उतना कई बार उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर वो मान लीजिए अगर उसने कुछ उगाया है तो जितना पैसा उसने लगा दिया उसको फायदा नहीं हो रहा, यानी खेती उपज करने का मूल्य भी सही से कई बार नहीं मिलता है। अनाज का सामूहिक भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, यानी अनाज को स्टोर में रख सके या कोल्ड स्टोर कर सके उसके लिए उचित व्यवस्था भी नहीं है। हमारे देश में खेती का मूल आधार मानसून है, यानी इंडिया में जो खेती होती है किस पर डिपेंड करती है? मानसून पर। भाई वर्षा होगी तो खेत अच्छी हो, जब जिस साल हमारे देश में मानसून अच्छा रहता है तो उस साल खेती भी अच्छी होती है, यानी हमारी जो खेती है पूरी तरह से मानसून पर आधारित है। मानसून पर टिकी खेती के कारण इन्हें अतिवृष्टि का संकट आता है तो कहीं अनावृष्टि। कह रहे हैं कि मानसून पर जब हमारी खेती डिपेंड है, कई बार भाई वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाती है, इतना पानी बरस जाएगा, इतना पानी बरस जाएगा कि खेत डूब जाएंगे, फसलें डूब जाएंगी। कई बार बारिश नहीं पड़ेगी तो सूखा पड़ जाएगा। नहीं कह रहे कि मानसून पर हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो इस पर डिपेंड करता है, इससे क्या होता है कभी वर्षा हो जाती कभी वर्षा नहीं होती है, ठीक है। वर्षा ज़्यादा हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। इससे भी हमारी जो खेती है काफ़ी प्रभावित रही है। बाढ़ और सूखे की चपेट में खेती का बुरा हाल रहता है, यानी जब से बाढ़ और सूखे खेती का हाल खराब है। मानसून की भविष्यवाणी प्राचीन काल से ही की जाती है। घाघ और भंडरी जैसे किसान कवियों ने भी देसी फार्मूले को लेकर के मौसम विभाग की भविष्यवाणियों पर किसान को भरोसा करते थे। कह रहे कि हमारे देश में जो मानसून आएगा कि मानसून नहीं है, इसको लेकर के क्या होती थी भाई, भविष्यवाणियां होती थी पुराने समय से ही। लेकिन मानसून विभाग की भविष्यवाणियां असफलता की दर काफ़ी ऊंची है। कह रहे कि जो मानसून वाले बताते हैं कि आप इतनी वर्षा होगी उतनी वर्षा, कई बार मानसून जो की भविष्यवाणी करते हैं कई बार वो फेल भी रही है। मौसम विभाग दूसरे विभागों के साथ तालमेल करके बेहतर परिणाम दे सकता है। इस विषय पर प्रकाशित एक फीचर है, यानी यहाँ पर जो फीचर लिखा जा रहा है किस पर लिखा जा रहा है? मानसून को लेकर के। और कह रहे हैं कि मानसून अगर आएगा तो अगर मानसून सही से आएगा तो वर्षा अच्छी होगी, और जब वर्षा अच्छी होगी तो हमारी फसलें अच्छी होगी। तो यहाँ पर देखोगे यहाँ से एक फीचर लिखा ना 1998 में जब से मौसम विभाग की भविष्यवाणी का प्रचलन बढ़ा है तब से इसकी असफलता की दर भी बढ़ी है। अभी तक असफलता की दर 65% रही है, बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है। तो ये देखो एक फीचर लिखा गया है, ये हिंदुस्तान में लिखा गया है, अखबार का नाम भी हिंदुस्तान, 11 जुलाई 2005 में लिखा गया। तो ये क्या है, एक आर्थिक फीचर के रूप में लिखा गया है, ठीक है। आगे देखो, उद्योग से संबंधित फीचर भी आर्थिक फीचर के अंतर्गत आते हैं। अगर आप उद्योग धंधे को लेकर के आप लिख रहे हो, अभी थोड़े दिन पहले आया था कि अभी आज मैंने खबर पड़ी थी कि जो अमेजोन कंपनी है वह क्या कर रही है, 11,000 कर्मचारी को निकाल रही। तो एक प्रकार का ये भी आर्थिक फीचर होगा, यानी उन लोगों को अर्थव्यवस्था खराब है। तो जो कंपनी है, जो आर्थिक उद्योग सेक्टर है, वो भी आर्थिक, यानी उद्योगों से संबंधित अगर आप लिख रहे हैं समाचार में तो भी आर्थिक फीचर के ही अंतर्गत आएगा। उद्योग व्यवसाय संबंधी समस्याएं देश को औद्योगिक प्रगति, विकास और विकसित देशों से औद्योगिक संबंध, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के उद्योग की समस्याएं, विनिवेश के मुद्दे, कुटीर और लघु उद्योगों की समस्याएं आदि विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत लिया जा सकता है। कह रहे हैं कि आर्थिक, अगर हम उद्योग की बात करें तो उद्योग, चाहे उद्योग में कोई समस्या है या औद्योगिक विकास हो रहा है या औद्योगिक प्रगति हो रही है, चाहे उद्योग चाहे सार्वजनिक क्षेत्र का हो या निजी क्षेत्र हो उद्योग का, तो इससे रिलेटेड अगर आप समस्याओं पर लिखते हैं तो इस सभी प्रकार के विषय आर्थिक फीचर में ही आएंगे। कृषि और उद्योग का लक्ष्य उत्पादन बढ़ाने से भी अधिक कुछ होता है, यानी जो कृषि और उद्योग है उसका लक्ष्य उत्पादन बढ़ाने से कई बार ज़्यादा भी हो सकता है। उद्योग को यह भी देखना होता है कि वह किस प्रकार देश की आवश्यकताओं के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी के अनुरूप है, यानी उद्योग को भी देखना पड़ता है कि भाई कि हमारा जो माल है, प्रोडक्ट जो बिक रहा है वो बिके। दूसरा, इंटरनेशनल भी देखना पड़ता है कि इंटरनेशनल में कैसी मांग है कैसी नहीं, उसको भी देखा। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने जाने के बाद उद्योग का लक्ष्य पहले की तुलना में काफ़ी विशाल हो गया। करें कि जब से कह सकते हैं कि जब से वैश्वीकरण हुआ है तब से जो उद्योग है उसका जो तुलना है वो विशाल हो गई, उसको अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। उद्योग की दुनिया में कॉरपोरेट संस्कृति की शुरुआत हो गई है। परंपरागत उद्योग अब अपने ढर्रे को बदल रहे हैं और विश्व की प्राचीनतम मानकों को अपना रहे हैं। कि अब जो पुराना उद्योग धंधा का जो पैटर्न था वो बिल्कुल बदल गया है, अब बिल्कुल उद्योग का नया नया पैटर्न आ गया है। ये मानक एक अकाउंटिंग की हो या
श्रम शक्ति प्रबंधन के सभी मॉडल विकसित देशों के अनुरूप चले। कह रहे कि उद्योग का जो सेक्टर है उसमें नई नई चीजें आ गई है, नई नई तकनीक आ गई है। श्रम शक्ति का प्रबंधन यानी मजदूरों का कैसे अच्छे से मैनेजमेंट हो, उसका प्रबंधन कैसे किया जा सके, ये जो विकसित देश हैं उनसे बहुत ज्यादा अनुरूप चल रहे हैं। या हम जांच सकते हैं कि ये मानक भारतीय परिवेश पर कितने सटीक हैं। ठीक है, इन विषयों पर बहुत से अधिक फीचर लिखे जा सकते हैं। विनिवेश और निजीकरण के मुद्दे पर भले ही मामलों में सरकार ने उसे समर्थन देने वाले वामपंथी दलों के बीच तनातनी हो गई है। वामपंथी मोर्चा नहीं चाहता कि भले का और विनिवेश हो। इस विषय पर फीचर का एक देखो, आज हमारे देश में तुम सबने सुना होगा कि आज हमारे देश की जो सरकार है, बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सरकारी विभाग, ठीक है, सरकारी सेक्टर जो है, ठीक है, तो उनको सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे सेक्टरों को बेच रही है, लीज पर दे रही है। इसको लेकर के क्या है, बहुत सारे आर्थिक फीचर लिखे जाते हैं, या कह सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो जो वामपंथी जो मोर्चे के लोग हैं उनमें काफ़ी तनातनी चलती है। इसको भी लेकर के एक फीचर यहाँ पर लिखा गया, उसको भी आपको यहाँ पर बताया गया। यानी यहाँ पर बताया गया है कि अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी कृषि को बढ़ाने से या कृषि को फायदा हो या कृषि का उत्पादन बढ़े, इससे रिलेटेड अगर फीचर लिखे जाते हैं तो आर्थिक फीचर की दृष्टि में आएगा। अगर कह रहे हैं दूसरा जो बताया गया कि अगर उद्योगों से यानी उद्योग ज्यादा से ज्यादा बढ़े या उद्योग धंधों का विकास हो, इससे रिलेटेड अगर कोई भी फीचर लिखा जाता है तो वो भी आर्थिक फीचर की श्रेणी में ही आएगा। अगले हम लोग बात करेंगे वाणिज्य व्यापार संबंधी फीचर क्या होता है। देखो, अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पक्ष वाणिज्य और व्यापार है। ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी होती है, जो अर्थव्यवस्था है, उसका एक इंपॉर्टेंट पक्ष क्या है, व्यापार भी है, ठीक है, वाणिज्य भी है, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापार है और वाणिज्य के अंतर्गत खरीदी बिक्री लेन देन आदि के सभी पक्ष आते हैं। बाजार व्यवस्था, शेयर बाजार, बैंकिंग, वस्तुओं का क्रय विक्रय और विनिमय, वित्तीय ऋणों का लेन देन, कीमतों के उतार चढ़ाव आदि भी सभी पक्ष वाणिज्य व्यापार के अंतर्गत है। कहने कि अगर वाणिज्य और व्यापार का मतलब है कि अगर कोई चीज खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, शेयर बाजार है, बैंकिंग है, वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो ये सभी चीजें क्या है, व्यापार वाणिज्य संबंधी फीचर में आएंगी। आज बैंकिंग व्यवस्था काफ़ी मजबूत हो गई है। वेतन से लेकर के बिजनेस तक के सभी विनिमय बैंकों के माध्यम से होते हैं। तकनीक ने बैंकिंग क्षेत्र को और मजबूत कर दिया। यानी जब से भाई इंटरनेट आया है ना, जब से कह सकते हैं तकनीक आई है, इंटरनेट ने क्या कर दिया है, बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान की है। बिना बैंक गए इंटरनेट, एटीएम, मोबाइल आदि के जरिए बैंकिंग का कार्य सफलतापूर्वक हो रहा है। शेयर बाजार में खरीदी के लिए अब जाने की जरूरत नहीं है, सभी कुछ इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है। माउस को क्लिक करते आप इधर शेयर खरीदते हैं और उधर आपके खाते में उसकी रकम चली जाती है और शेयर मार्केट आपसे डिमैट खाते में जमा हो जाता है। जाहिर है कि अब इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, तो इससे जुड़े मसले भी खूब उठेंगे और सभी मसलों पर आपके जो फीचर होते हैं वह फीचर भी आप इस विषय बहुत सारे इन विषय पर फीचर भी बन सकते हैं। शेयर बाजार में तेजी से अर्थव्यवस्था में मजबूती का आईना भी होता है। आइए एक नजर डालते हैं। तो कह रहे हैं कि आज जो शेयर मार्केट है, जो शेयर मार्केट बढ़ रहा है, उसमें जो कंप्यूटर है, कंप्यूटरीकरण जो हो गया है, ये सारी चीजें क्या करें, उन चीजों को क्या करें, डेवलप करें। आपने देखा होगा ना, आज शेयर मार्केट पर बहुत सारे फीचर लिखे जाते हैं। भाई बाजार ऊपर जाएगा, आपको शेयर खरीदने चाहिए, शेयर नहीं खरीदने चाहिए, सेंसेक्स ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे जाएगा, बाजार अप डाउन होगा, इसको लेकर के तमाम चीजें। और आपको अगर शेयर खरीदने तो आपको कहीं जाने की जरूरत, आप तो मोबाइल में ही सब लोग काम कर रहे हैं। इंटरनेट इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करा। तो शेयर बाजार को लेकर के यहाँ पर एक फीचर लिखा गया है और ये दैनिक जागरण में 25 जुलाई 2005 को लिखा गया था। कौन से अखबार में, दैनिक जागरण में। इसी प्रकार का एक फीचर लिखा गया कि शेयर मार्केट को लेकर के लिखा गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा क्या बताएगा, भारत के आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी नीतियों की शुरू होने के साथ और संचार नीति के विकास के चलते विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ने के कारण कई नए आर्थिक विकास सामने आए। इस नए बिजनेस में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर के जरिए बिजनेस को बढ़ावा देने की। आपने सुना बहुत सारे जो फोन करके बात नहीं करते हैं, फलाना खरीद लो, लोन ले लो, ठीक है, हमारे बैंक में खाता खुलवा लो, ये कर लो। तो बिजनेस आउटसोर्सिंग बहुत सारे नेटवर्क बन गए हैं। आप सब लोग देखते हो ना, फोन आता है ना, भी मैं फलाने कंपनी से बोला मेरा वो ले लीजिए, लोन ले लीजिए, या इंश्योरेंस करवा लीजिए, बीमा करवा लीजिए, ठीक है, मेरे बैंक में खाता खुलवा लो। बहुत सारे लोग तो एटीएम बनवाने के लिए फोन करते हैं। तो आज जो है ये कह सकते हैं कि नए नए चीजें आ रही हैं, नए नए तकनीक में। कॉल सेंटर, बीपीओ का अपना अलग अलग गणित है। ये सभी कार्य या बिजनेस आर्थिक फीचर के लिए बढ़िया विषय हो सकते हैं।
पेट्रोलियम गैस आदि की मांगे की आपूर्ति के बीच कहाँ का समन्वय और विरोधाभास भी आर्थिक फीचर के विषय हो सकते हैं। नई अर्थव्यवस्था में संगठित रिटेलिंग की शुरुआत हुई है। मार्केट के लोग इसे शुभ लक्षण मानते हैं। हालांकि परंपरागत सोच यह बताती है कि इसके प्रचलन में आम छोटा व्यापारी और दुकानदार समाप्त हो जाएंगे। इस विषय पर आज देखा होगा ना, अगर बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत आते हैं तो छोटे दुकानदार जो हैं उनकी समस्या है या उनकी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको भी लेकर के क्या हो रहा है, लगातार फीचर लिखे जा रहे हैं। नहीं कह सकते हो कि व्यापारियों को लेकर के या व्यापार को लेकर के आज जो बहुत सारे, ऐसे मैंने बोला ना, बहुत सारे बीपीओ यानी कॉल सेंटर हैं, फोन करते हैं कि भाई मेरा एटीएम खरीद लो, लोन ले लो, या इस प्रकार से एटीएम बनवा लो या खाता खुलवा लो, इंश्योरेंस बहुत सारे लोग करने के लिए करते हैं। तो इस सभी प्रकार की अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई समस्या आती है, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो देखते होगे ना वो लिखा जाता है ना, उसमें समस्या को अखबार में आप छाप सकते हैं या न्यूज़पेपरों में इस प्रकार की चीजें लिखी जा रही हैं। और आज जो आपने देखा कि जब से जीडीपी जब से जीएसटी आया है, जीएसटी को लेकर के कई बार आर्थिक फीचर लिखा जाता है ना, भाई मोदी जी ने जब से जीएसटी लगाया तब से व्यापारी समाप्त हो गया है, या मोदी जी ने जब से जीएसटी लाया है, जब से सरकार जीएसटी लेकर के आई है तब से जीएसटी का इस देश को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो इनको भी लेकर के तमाम तरह के लेख लिखे जाते हैं। यानी जहां पर पैसे की बात हो रही है वहां पर भी कई बार सरकार की आलोचना की जाती है, कई बार सरकार का गुणगान किया जाता है। तो जीएसटी यूएसटी को लेकर के अगर आप कोई फीचर लिख रहे हैं या जीएसटी उसमें रोल है, या दुकानदार व्यापारी बढ़ रहा है या उसको नुकसान हो रहा, ये सभी फीचर क्या होंगे, आर्थिक फीचर की ही श्रेणी में आएंगे और इन सभी फीचर को आर्थिक फीचर ही कहा जाएगा। उसके और यहाँ पर एक फीचर दिया गया जो हिंदुस्तान में 10 जुलाई 2005 को प्रिंट हुआ था या इसको छापा गया था। ठीक है, अगला हम देखेंगे बजट संबंधी आर्थिक फीचर क्या होते हैं। आपने देखा कि हमारे देश में हर साल बजट पेश होता है। ठीक है, पहले अब 31 मार्च को आता था, अब जो है फरवरी में ही अब बजट आ जाता है। पहले दो बजट आते थे, एक रेल बजट होता था, एक आम बजट होता था। अब दोनों एक में ही मिक्स कर दिया गया, रेल बजट भी आम बजट में, आम बजट के कॉमन बजट जब पेश होता है। ठीक है, देखो बजट क्या है, हर साल देश का बजट सरकार पेश करती है। बजट का सामान्य अर्थ है आमदनी और खर्चा, यानी भैया कितना आमदनी हुई, कितना खर्चा करेंगे, किस पर कितना हम पैसे लगाएंगे। बजट का मतलब होता है कि सरकार, जैसे हम मान लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि सरकार जो है ना एजुकेशन पर कितना पैसा खर्चा करेगी या किसी भी सेक्टर को कितना पैसा देगी, इन से रिलेटेड क्या है बजट, इसको बोल दें। हेलो कि देखो इसके अंतर्गत बीते वित्त वर्षों में आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है और आगामी वित्त वर्ष के आय के प्रावधानों और व्यय के अनुमानों का विवरण संसद में पेश किया जाता है। यानी कह रहे हैं कि कितना आय हो रही, कितना व्यय हो रहा, कितना मुनाफा हो रहा, कितना घाटा हो रहा है, इन सभी चीजों को लेकर के संसद में सरकार क्या करती है, अपना बजट पेश करती है। हमारे देश में हर वर्ष फरवरी के महीने, मैंने बताया अब फरवरी में पेश होता, हर वर्ष फरवरी के माह के अंत में रेल बजट और आम बजट पेश किए जाते हैं। बट अब मैंने क्या बताया कि रेल बजट भी आम बजट में ही आ गया है। इस बजट से देश के सभी लोगों का गहरा संबंध है। रेल बजट में रेल भाड़ा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, माल भाड़ा में परिवर्तन की जानकारी दी जाती है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि कौन कौन सी नई नई ट्रेनें चलेंगी, कौन कौन से रूट बनाए जाएंगे, माल भाड़ा का क्या रूप होगा आदि। आम बजट में कई प्रस्ताव आते हैं। जब रेल बजट आता था ना, आप सबने सुना ना, रेल बजट बहुत पेश किया जाता, तो रेल बजट में भाई ट्रेन का जो सफ़र है महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है, या कैसा कौन कौन सी नई रेलें चली हैं, या रेल से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामान को भेजते हैं, लाते हैं, तो उसका माल भाड़ा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, इसको लेकर के भी जब बजट आता तो बहुत सारे लेख लिखे जाते हैं। ये सारा आर्थिक फीचर में ही अंतर्गत में आता है। ठीक है, आपने देखा बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, बहुत सारी ट्रेनें नहीं चलती हैं, तो रेल बजट पेश किया जाता है। आम बजट से जनता के आयकर में छूट मिलती है। आम बजट में नए नए प्रावधान, अब देखा ना कि भाई कौन सी स्लैब में हो, 2.5 लाख वाले में हो, 5 लाख वाले में, 10 लाख वाले में, कौन सी आप रेंज में आते हो, उसी प्रकार से आपको आयकर यानी रिटर्न भरने में आपको छूट मिलती है। भाई 2.5 लाख तक है तो उनको कोई आयकर नहीं देना, कोई भी टैक्स नहीं देना है, कोई भी रिटर्न नहीं भरनी है, बल्कि ज्यादा लोग जो है उनको रिटर्न, उनको क्या देना पड़ता है, उनको टैक्स देना पड़ता है। उनको आप सुना होगा ना, वो भरते हैं ना, रिटर्न भरते हैं। तो वो रिटर्न कितनी भरी जाएगी, कौन से स्लैब से कब कितनी रिटर्न लेंगे, इस प्रकार से जब बजट पेश होता है, आम बजट में कौन सी चीज सस्ती हो रही, मान लो कैसे बोलेंगे भाई घड़ी महंगी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हो गए हैं, यानी सरकार उस पर किस पर जीएसटी कम कर रही है, किस पर लोन टैक्स कम कर रही है, इससे महंगाई घटती या बढ़ती रहती है। तो जब भी आम बजट पेश होता है तो उसमें बताया जाता है कि रिटर्न भर, यानी कि जो मान लीजिए जो लोग
मान लो जो भी लोग कह सकते हो कि जो भी लोग आयकर रिटर्न भरते हैं, ठीक है, जो भी लोग टैक्स देते हैं उनको कितनी छूट दे रही, कितनी छूट नहीं मिल रही, ये सारी बातें उसमें बातें की जाए। और कौन सी वस्तु सस्ती होगी, कौन सी वस्तु महंगी होगी, इसमें सभी चीजें होती हैं। बजट आने से पहले समाज के सभी वर्ग, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे नौकरी पेशा के लोग हैं, चाहे मजदूर हैं, अपने अपने ढंग से बजट को समझने की कोशिश करते हैं, प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। सरकार भी बजट के जरिए लोगों को मैसेज देना चाहती है। कई बार सरकार बजट ला करके चीजों को सस्ती कर देती है, जैसे इलेक्शन होता है तो सरकार ये अगर बजट को लेकर के अगर कोई भी चीज लिखी जा रही, भैया ये सस्ता होना चाहिए, बजट ऐसा बनना चाहिए, बजट वैसा बनना चाहिए, अगर अखबार में इस प्रकार की चीजें लिखी जा रही है, जिसका मतलब क्या है, वो आर्थिक फीचर के अंतर्गत ही आएगा। विभिन्न उद्योग चैम्बरों के प्रतिनिधि वित्त मंत्री से मिलकर अपनी मांगों को उनके समक्ष रखते हैं। व्यवसायियों और उद्योग विशेषज्ञ के प्रतिनिधिमंडल भी वित्त मंत्री से मिलकर अपनी समस्या रखते हैं और अपनी सुविधा के लिए कर ढांचे में परिवर्तन की पेश करते हैं। मजदूर किसानों की मांग उनके संगठन के द्वारा पेश की जाती है। उनके इस प्रयत्न में फीचर लेखन काफी मददगार हो सकते हैं। बजट से पहले अर्थशास्त्रियों द्वारा राय भी फीचर का विषय बनती है। बजट आने के बाद उस पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा उस पर राय दी जाती है। विशेषज्ञ कुछ बताते हैं, अर्थशास्त्री कुछ बताते हैं, विचारों के फीचर लेखक प्रस्तुत करते हैं। इन फीचरों के माध्यम से अधिक लोगों की राय को समाज और सरकार के सामने पेश किया जाता है। देखो जब बजट आता है ना, तो अब आता बहुत सारा अखबार में बहुत छपता है कि बजट कैसा है, बजट अच्छा है, बजट खराब है, बहुत सारी चीजें लिखी जाती है। ये सारा क्या है, आर्थिक रिलेटेड जो फीचर होता है, आर्थिक जो फीचर होता है उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल किया जाता है कि भाई बजट संबंधित जितने भी फीचर लिखे जाते हैं जब भी सरकार का बजट आता है, कि भाई रेल भाड़ा बढ़ा या सामान बढ़ा या कुछ सस्ता हुआ या नहीं हुआ, या समाज सरकार गरीबों के लिए या किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए किस प्रकार की छूट दे रहे, किस प्रकार की छूट नहीं दे रहे, ये जब बजट आता उस टाइम अखबार में लिखा जाता। तो इस प्रकार के लेख लिखे जाते हैं, इनका एनालिसिस किया जाता है, इनका विवरण दिया जाता है, इनका कह सकते लोग अखबार में लिखते हैं और बताते हैं, जनता को बताते हैं कि क्या फायदा हो रहा है, क्या घाटा हो रहा है। ठीक है, अब अगला जो हमारा है अन्य आर्थिक फीचर। ठीक है, अन्य आर्थिक फीचर क्या पॉइंट आएगा इसमें देखिएगा। आर्थिक फीचर के विषय बहुत व्यापक हैं, यानी जो आर्थिक फीचर है उसमें अगर हम विषय की बात करें, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत व्यापक क्षेत्र है, विषय है। इन विषयों को सिर्फ कुछ प्रकार से नहीं बल्कि बांटा जा सकता है। आर्थिक फीचर में कई तरह के विषय हो सकते हैं, जैसे आदिवासियों, उपेक्षित वर्ग को लेकर के शुरू की जैसे बहुत सारी योजनाएं। अगर सरकार कोई अर्थव्यवस्था, यानी सरकार आपने देखा ना, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या देखोगे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, किसान सम्मान निधि, किसानों को जो पैसे दिए जाते हैं, तो अगर इस टाइप की अगर फीचर लिखे जाते हैं तो ये सारा आर्थिक फीचर। अगर सरकार कोई योजना चला रही, पैसे गरीब को पैसे दे रही, बेरोजगारी को या जनसंख्या वृद्धि के लिए उसको कुछ कम कर रही है, तो ये सारे आर्थिक फीचर में ही दिए जाते हैं। आर्थिक और तकनीकी संपन्नता को दिखाने के लिए आर्थिक फीचर भी लिखे जाते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर एक फीचर का अंश दिया गया कि कैसे बाजारों के मुकाबले में गांव में एटीएम है और वह अपना लेन देन इसी के माध्यम से करते हैं। तो जहां पर भी पैसे की बात है, या कह सकते हो कि वहां पर सरकार कोई योजना चला रही है, सरकार गरीबों को पैसे दे रही है, या उनको राशन दे रही है, या उनको कोई फ्री योजना चला रही है, ये सारे इस प्रकार के जो फीचर लिखे जाएंगे वो सारे क्या हैं, आर्थिक फीचर में ही आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नव भारत टाइम का लिखा हुआ, नव भारत टाइम 16 दिसंबर 2004 में इसको लिखा गया था। तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, इंटरनेट किस प्रकार के, गांव के लोग भी इंटरनेट का यूज करके पैसे का लेन देन कर रहे हैं, इस पर जब फीचर लिखा गया था तो ये भी आर्थिक फीचर का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, आर्थिक फीचर का ही पार्ट है। यहाँ पर जो ये फीचर लिखा गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर देख सकते हैं नव भारत टाइम 16 दिसंबर 2004 को ये लिखा गया, एक प्रकार का ये आर्थिक फीचर है कि वहां पर गांव के लोग कैसे अब 23 बैंकों की शाखाओं का इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ा जाल बिछा हुआ है। इसी मद्देनजर सड़कों किनारे भी कह सकते हैं इसकी साथ रही, गांव के लोग भी अब एटीएम का यूज कर रहे हैं। 2004 की खबर है। ठीक है, तो ये बताया गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन को, विषय का चयन। यानी अगर आप आर्थिक फीचर लिख रहे हैं तो आर्थिक फीचर में आप विषय का चयन कैसे करेंगे, सब्जेक्ट कैसे लेंगे, किस विषय पर आपको लिखना है। देखो आर्थिक फीचर लेखक का आर्थिक फीचर लेखन एक विशिष्ट विधा है, यानी आर्थिक फीचर जो लिखा जाता है बहुत स्पेशल है, बहुत विशिष्ट है। ठीक है, इस क्षेत्र में लेखन का कार्य उसी को करना चाहिए जिसको इस विषय में रुचि हो या विषय की समझ। ये कह रहे हैं कि आर्थिक फीचर जो है उसी व्यक्ति को आर्थिक फीचर लिखना चाहिए जिस व्यक्ति को इस विषय की समझ हो, इस विषय की जानकारी हो या इस विषय की नॉलेज हो, उसी को आर्थिक फीचर लिखना चाहिए।
ठीक है। आर्थिक फीचर का कार्य काफी उत्तरदायित्व भरा होता है, यानी आर्थिक जो फीचर होता है ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी जिम्मेदारी भरा काम है भाई, उत्तरदायित्व बहुत, ठीक है। विषय की समझ के बगैर आर्थिक फीचर सटीक नहीं हो सकता, यानी अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता, आर्थिक फीचर की समझ नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे, आपके लिए समस्या हो सकती है। इस क्षेत्र के विषय का चयन सूझबूझ के साथ करना चाहिए। अगर आप आर्थिक फीचर लिखना चाहते हैं तो आप जब आर्थिक फीचर लिखें तो बहुत सूझबूझ के साथ करें कि आर्थिक फीचर जो है, अगर आपका उसके बारे में अगर आपको सूझबूझ नहीं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए उसका विषय का चयन, यानी आर्थिक फीचर जब आप लिखें तो उसके विषय का यानी सब्जेक्ट अगर आप चयन करें तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। विषय की प्रासंगिकता और महत्व के बारे में सोचना जरूरी है। विषय कितना सार गर्भिता रखा जाएगा इस बात पर निर्भर करेगा फीचर किस तरह की पत्रिका या अखबार समाचार पत्र प्रकाशित होगा या पाठक वर्ग की आर्थिक करें कि आर्थिक फीचर जो है वह किस वर्ग के लिए लिखा जा रहा है, इस पर भी भाई किसान के लिए, मजदूर के लिए, उद्योगपति के लिए, किसके लिए आप लिख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा डिसाइड होगा। करें आर्थिक फीचर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको दिलचस्पी है या उस विषय का ज्ञान है तभी आप आर्थिक फीचर लिखें, यानी और विषय का चयन आप सूझबूझ के साथ करें। और आप किस वर्ग के लिए लिख रहे हैं कि आपका कौन सा वर्ग है, बड़ा वर्ग है, छोटा वर्ग है, किसान है, मजदूर है, किस प्रकार का वर्ग है जिसके लिए आप आर्थिक फीचर लिख रहे हैं, ये भी उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे रुचि और विशेषज्ञता। इसमें देखो आर्थिक फीचर के लिए सबसे पहली जरूरत है कि लेखक का आर्थिक ज्ञान और विषय की समझ होनी चाहिए। नहीं, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक फीचर लिखना चाहता है तो आर्थिक चीज़ों के बारे में उसमें ज्ञान और समझ होनी बहुत जरूरी, उस सब्जेक्ट के बारे में उसको पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र की जानकारी रखने वाले लेखकों के लिए इस विषय पर लिख पाना ज़्यादा आसान कि जिन व्यक्तियों ने इकोनॉमिक्स या कह सकते हो कि जिन व्यक्तियों को अर्थशास्त्र की नॉलेज है, जिसको भी इकोनॉमिक्स पता है या इकोनॉमी आती है, वह कह सकते हो कि आर्थिक फीचर लिख सकता है, उसके लिए आसान होगा। आर्थिक फीचर में अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवसाय प्रबंधन, सांख्यिकी, बाजार आदि के विषय की बुनियादी जानकारी करें। अगर आप आर्थिक फीचर लिखना चाहते हैं तो आपको अर्थशास्त्र की, व्यापार की, वाणिज्य की, मार्केट की अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए, जरूरी है। इसके ज्ञान के बगैर आप आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी जटिलता को समझ नहीं पाएंगे। करें कि अगर आप आर्थिक फीचर लिखना चाहते हैं तो आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है, उस विषय के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। अगर आपको पता रहेगी तो आप लिख पाएंगे, अगर नहीं पता रहेगा तो आप आर्थिक फीचर नहीं लिख पाएंगे, समस्या आएगी। आर्थिक विषयों में लेखक में कुछ खास पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई आर्थिक विषय में जब लिखे जाते हैं तो आर्थिक विषय कई सारे शब्द होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे पारिभाषिक शब्दों की सही समझ के बगैर प्रयास करना संभव नहीं होगा। आर्थिक लेखन में जटिल पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसकी बजाय ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे पाठक आसानी से समझ सकें। करें कि अगर आप आर्थिक फीचर लिख रहे हैं तो आर्थिक फीचर लिखते समय आपको क्या करना चाहिए, ऐसे विषय, ऐसे चीजें से लिखने चाहिए, ऐसे चीजें लिखें, ऐसे लिखें कि उसका जो आपको पढ़ने वाला व्यक्ति है उन चीजों को अच्छे से समझ सके। कुछ आम पारिभाषिक शब्द जैसे शेयर सूचकांक, सेंसेक्स, आयकर अधिनियम की खास धाराएं, आउटसोर्सिंग, बजट योजनाएं, ठीक है, या विनिवेश आदि शब्दों पर का प्रयोग धड़ल्ले से किया जाता है। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग वही लेखक कर सकते हैं जो इसके अर्थ को सही से समझ सकते हैं। करें कि अगर आप आर्थिक क्षेत्र के संबंधित फीचर लिख रहे हैं तो आर्थिक क्षेत्र में जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग आपको सही से करना चाहिए। ठीक है, जब उन शब्दों का अगर आप प्रयोग करें तो उन शब्दों के बारे में आपको अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। ठीक, अब बात करेंगे प्रकाशन की प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, प्रकाशन की प्रकृति। देखो समाचार पत्रों की प्रकृति के अनुसार आर्थिक फीचर का स्वरूप तय होता है। करें कि अगर जो समाचार पत्र है, ठीक है, समाचार किस प्रकार का है उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका जो आर्थिक फीचर है वह किस टाइप का होता है या किस प्रकार का होगा। दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर विषय का चयन किया जाता है। यानी कहते हैं आपका अगर जो अखबार है, आप किसी ऐसे अखबार के लिख रहे हैं जो डेली निकलता है, ठीक है, जो डेली छपता है, उसमें जो पाठक वर्ग है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको ध्यान में रखकर के आर्थिक फीचर लिखा जाएगा। उसकी प्रस्तुति भी उसी अनुरूप होगी, ठीक है, उसी टाइप से उसको लिखा जाएगा। आर्थिक पत्रिका के लेखन में विषय की गहराई का खास ध्यान रखा जाए कि आर्थिक पत्रिका करेंगे, जो आर्थिक पत्रिकाएं होती हैं जो मंथली चलती हैं या वीकली चलती हैं या 6 मंथ में चलती हैं, अगर कोई आर्थिक पत्रिका अगर उसमें लिखा जाएगा तो उसमें विषय की गहराई का ध्यान रखना जरूरी है।
कुछ पत्रिकाओं में आर्थिक मुद्दों के लिए पृष्ठ आरक्षित हैं। कई सारी ऐसी मैगजीन हैं जिन पर अगर आर्थिक फीचर लिखा जाएगा तो उसे पेज पर लिखा जाएगा, उसके लिए वो पेज डिसाइडेड हैं। आर्थिक क्षेत्र में लेखक की स्थिति में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन पृष्ठों पर लेख, फीचर, रिपोर्टाज, विश्लेषण, सलाह आदि प्रकाशित होते हैं। ठीक है, आम जनता में इसके महत्व को देखते हुए सभी पत्र पत्रिकाओं ने इसे अब अधिक से अधिक स्थान दिया है। तकनीकी विकास और निवेश में नित्य नए विकल्प आने से आम जनता की रुचि आर्थिक रपटों में प्रतिबद्ध। आम लोग जो है आर्थिक रिपोर्टों को पढ़ने में, आर्थिक फीचर पढ़ने में जब से जानकारी बढ़ी है, जब से भाई जागरूकता है, तब से लोग जो आर्थिक फीचर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लगे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए अब इस क्षेत्र में फीचर के अवसर भी लगातार बढ़े। यानी आर्थिक क्षेत्र के जो फीचर लिखे जाते हैं अब वो धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि अब लोग जैसे धीरे धीरे भाई पढ़े लिखे हों, जिससे समझदार हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था को समझ रहे हैं, इकोनॉमी को समझ रहे हैं, वैसे आर्थिक क्षेत्र में जो फीचर लिखे जाते हैं उनके आर्थिक फीचर लिखने वाले जो अवसर हैं वह उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विषय की प्रासंगिकता। यहां पर देखिएगा क्या है, आर्थिक फीचर में अगर विषय के चयन में क्या है, विषय कितना प्रासंगिक है, यानी कितना रियल है, कितना सही है। आर्थिक फीचर में विषय का चयन बहुत महत्व है। यानी आर्थिक फीचर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें जो विषय चयन का सेलेक्ट करेंगे उसका बहुत अधिक महत्व है। विषय सामयिक होगा तभी वह पाठक को आकर्षित करें कि अगर आर्थिक फीचर लिख रहे हैं और प्रेजेंट की जो मौजूदा स्थिति है या समसामयिक मौजूदा स्थितियों के अनुरूप होगा तभी वह जो पाठक होगा उसको आकर्षित करेगा। विषय का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। करें कि आर्थिक फीचर अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें अगर आपका जो विषय है उसको बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए। विषय ऐसे हो जो समाचार पत्रों में चर्चा में हो। करें कि जो चर्चा में मौजूदा सब्जेक्ट है उसी पर आप आर्थिक फीचर, जैसे बजट आया है तो उस टाइम आर्थिक फीचर लिख दें। ठीक है, या कोई समस्या चल रही है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड उस टाइम लिख सकते हैं। ऐसे विषय लिखें जो समाचार पत्रों में चर्चा के विषय, उसी पर आर्थिक फीचर लिखें। ऐसे विषय में आम पाठक के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ कुछ उदाहरण सामने रखना उचित होगा। शेयर बाजार में जब लगातार तेजी रहती है तो सेबी कई तरह के ऐसे निर्देश जारी करता है जिसमें निवेशकों को सतर्क रहने को कहा जाता है। बाजार की तेजी में कुछ धूर्त कंपनियां कोऑपरेट भोले भाले निवेशकों में मूर्ख बनाने की कोशिश करती हैं। ऐसी स्थिति में निवेशकों को चौकन्ना रखने में आर्थिक फीचर सटीक हो सकता है। करें कि जब मार्केट ऊपर बढ़ रहा हो तो क्या करते हैं लोग, मूर्ख बनाने के लिए, पैसे लगाने के लिए लोगों को लालच देते हैं। तो लोगों के लिए उस समय जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो लोगों को लगता है कि भाई हम भी पैसा कमा सकते हैं, हम भी पैसा कमा सकते हैं। जब सेंसेक्स ऊपर जा रहा हो, मार्केट ऊपर, तो लोगों को लगता है कि पैसे हमें भी पैसा डाल देना चाहिए। तो ऐसे समय में अच्छे आर्थिक फीचर लिखने चाहिए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और लोगों के मूर्ख बनने से, या जो लोग मूर्ख बना रहे हैं, जो लोग गलत जानकारी दे रहे हैं, उनसे वो लोग बच सकें। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं कि आज किस तरह से खुदरा यानी मार्केट यानी रिटेलिंग में संगठित क्षेत्र लाया जा रहा है। इस असर परंपरागत कारोबार पर क्या होगा, रोजगार के अवसर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे विषय पर फीचर लिखे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि घटना के बाद ही आर्थिक फीचर लिखे जाए। जैसा आपने पढ़ा होगा कि बजट आने से पूर्व से की जा रही उम्मीदों पर आर्थिक फीचर लिखे जाते हैं। करें कि जो आर्थिक फीचर है वह समस्या आने से पहले भी लिखा जा सकता है और प्रॉब्लम जब आगे समस्या जब उसके बाद भी लिखा जा सकता है। करें कि जैसे बजट आता है तो बजट आने से पूर्व भी लोग आर्थिक फीचर लिख सकते हैं। बजट ऐसा होना चाहिए, बजट वैसा होना चाहिए, बजट में ये बदलाव होना चाहिए, या कह सकते हैं कि वही जो कह सकते हैं कि जो रिटर्न भरते हैं यानी जो आयकर भरते हैं, जो टैक्स देते हैं उसमें इतनी छूट दी जानी चाहिए, या अगर इस बार बजट आए तो ये सस्ता कर दो, इसको और भी सस्ता करें। इस प्रकार यानी बजट जब आता है उससे पहले भी आप क्या कर सकते हैं, आर्थिक फीचर लिखे जाते हैं। इसी प्रकार की बाढ़, सूखे में होने वाली आर्थिक क्षति या उससे बचाव की जरूरत पर भी फीचर संभव है। करें कि अगर जो बाढ़ आती, जैसे आपने सुना होगा बिहार के इलाकों में भैया बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, तो वहां पर जो जान माल की हानि होती है, जो पैसा बर्बाद हो, जो लोग माल की हानि होती है, वो बर्बादी होती है, उससे भी बचाव के लिए आप आर्थिक फीचर लिख सकते हैं। दो देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर तभी फीचर लिखे जाते हैं जब दोनों देशों के प्रमुखों की कोई बैठक होने वाले। करें कि अगर दो देश आपस में अगर कोई व्यापार करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, जब दोनों देश आपस में बात करते हैं, जब दोनों देश आपस में ट्रेड करते हैं, उसी समय पर क्या होता है, उस आर्थिक फीचर को लिखा जाता है जब दोनों देशों के प्रमुख आपस में बात करते हैं। ठीक है,
और इससे उन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति का आकलन और इसका बाजार और विशेष रूप से शेयर बाजार पर इसका आकलन किया जा सकता है। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे जैसे आर्थिक फीचर लिखा जाए। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे आर्थिक जो फीचर लिखे जाते हैं। ठीक है, इसमें आप एक इस पे ध्यान दीजिएगा। आर्थिक फीचर जो लिखे हैं, लेखन की प्रस्तुति यानी इसको लिखा कैसे जाए। ठीक है, 8.8 जो मैंने आपको बोला था कि आर्थिक फीचर अगर आप लिख रहे हैं तो उसको प्रस्तुत कैसे किया जाए, ठीक है, अखबार में कैसे लिखा जाएगा। देखो, जब आर्थिक फीचर लेखन की तैयारी पूरी हो जाए तब अपनी सामग्री को ठीक से अध्ययन कर लें, इसका आकार तय कर लें। आकार कई बार समाचार पत्रों में इसके लिए नियत स्थान करें कि अगर आप आर्थिक फीचर आपने पूरा लिख लिया है उसको ठीक से अध्ययन कर लें, दोबारा भैया पढ़ लो, उसमें कोई गलती हो गई उसको ठीक कर लो, इसको सही कर लो। कई समाचार पत्र होते हैं कि जो आर्थिक फीचर होते हैं किसी विशेष पन्ने पर लिखे जाते हैं, उनके लिए पन्ने पेजेस डिसाइड उसी पेज पर लिखें। ऐसे में उसी आकार के अनुरूप अपने फीचर की तरह लिखें। कई बार समाचार पत्रों में क्या होता है, जैसे पेज डिसाइड कर दें भैया कि इस फलाने पन्ने पर आर्थिक फीचर छपेगा, तो उसके लिए आप उसको आर्थिक फीचर को छोटा कर लो या अखबार के अकॉर्डिंग बना लीजिए। ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण भाग ना छूटे इसलिए पहले से तैयारी कर लें। आर्थिक फीचर के मूल से 3 भाग होते हैं, यानी आर्थिक फीचर जब लिखा जाए उसमें 3 पार्ट हैं। पहले आरंभ, यानी आप आर्थिक जो फीचर लिख रहे हैं उसका आरंभ कैसे करेंगे, फिर मिड में क्या लिखेंगे, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, फिर आप उसका शीर्षक क्या बनाएंगे। तो आरंभ यहाँ पर जो दिया गया देखिएगा, पहले पॉइंट आरंभ है। ठीक है, यहाँ पर देखो आरंभ में आर्थिक फीचर के विषय वस्तु क्या है, किसके लिए है, या स्पष्ट क्या है कि शुरू में क्या लिखें कि आर्थिक फीचर जो आप लिख रहे हैं आपका विषय क्या है, किसके लिए है, इसको बताएं। आरंभ में विषय वस्तु की ओर संकेत कर सकते हैं, नहीं जब आर्थिक फीचर आप लिखना शुरू करें तो शुरू में बता दें कि जो विषय क्या है उसकी ओर आप संकेत कर सकते हैं, पाठक को ध्यान में रखते हुए कि इसकी शुरुआत रोचक ढंग से करें कि जो पाठक है, जो व्यक्ति अगर आपका आर्थिक फीचर पढ़े तो उसको पढ़े, बीच में छोड़े ना। इसके लिए उसकी जो शुरुआत है बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सभी आर्थिक फीचर समस्या प्रधान हो, देख रहे हैं कोई ऐसा जरूरत नहीं कि कई बार जो आर्थिक फीचर हो समस्या प्रधान है या प्रॉब्लम है, ऐसी जो जरूरत नहीं है। ठीक है, विकास से संबंधित जुड़े भी फीचर की शुरुआत लेखक जो है काफी रोचक और तुलनात्मक ढंग से कर सकते हैं। जैसे पहले स्थितियों ऐसे ही थी, अब बदल गई ही हैं। यहाँ बैंकिंग आदि क्षेत्र में आए परिवर्तन का उदाहरण के रूप आप ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आप आर्थिक फीचर लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप प्रॉब्लम पर लिखें या समस्या है, कोई समस्या है उसी पर लिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जो स्थितियां हैं स्थितियां बदलने से पहले या स्थितियां खराब हो या आप किसी स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं, या अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हो या बाजार को कैसा बेहतर बनाया जाए, इन सब्जेक्ट रिलेटेड भी आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मध्य में, यानी मिड में क्या लिखा जाए। ठीक है, देखो फीचर के मध्य में मुख्य सामग्री दी जाती है, यानी फीचर का जो मध्य होता है, मिड में जो होता है बीच में मुख्य सामग्री यानी मेन बात क्या है उसको लिखें। यहाँ विषय वस्तु को बड़े ही क्रमवार ढंग से, यानी यहाँ पर जो आप विषय लिख रहे हैं उसको यानी क्रम वाइज, यानी कह सकते हैं कि क्रम यानी स्टेप बाय स्टेप लिखें। ठीक है, काउंटिंग के अकॉर्डिंग लिखें। तार्किक ढंग से, यानी आप अपने आर्थिक फीचर को क्या तार्किक ढंग से यानी तर्क के अनुसार आपको प्रस्तुत करना चाहिए। इस भाग में आंकड़े हो, विशेषज्ञों की राय हो आदि का उल्लेख करना उचित है। यानी इस भाग में क्या करें, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो विशेषज्ञ की राय है उसका अच्छे से लिखें। आरंभ के बाद मध्य पहुंचते पहुंचते हो जाना चाहिए कि लेखक अपने फीचर की विषय वस्तु के अनुरूप अपने तर्क प्रस्तुत करें। कि अगर आप मिड में लिख रहे हैं तो आपने जो विषय लिया है उस पर आप जो अपना तर्क देना चाहते हैं, जो उदाहरण देना चाहते हैं, उन सारे उदाहरणों और तर्कों को आपको पेश करना चाहिए या लिखने की यहाँ पर जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे कि अंत और इसका शीर्षक लेंगे, यानी कोई भी आर्थिक फीचर लिखा जा रहा है तो उसका अंत और उसका शीर्षक क्या रखें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अंत और अगर हम शीर्षक की बात करें तो यहाँ पर क्या करें, देखो फीचर के अंतिम भाग में विषय वस्तु का निष्कर्ष या समाधान लिखना चाहिए। यानी आप जो फीचर लिख रहे हैं लास्ट में क्या लिखना चाहिए, उसका निष्कर्ष या कोई अगर प्रॉब्लम तो उसका समाधान क्या है। कई बार पाठक को किन्हीं खास स्थितियों में सावधान रहने की जरूरत है। यानी अगर आप अपने पाठक को कोई सावधान रहने की जरूरत बताते हैं कि भैया, तो उसको लास्ट में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए शेयर बाजार में ऐसे समय में आप फीचर लिख रहे हैं जब वह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे तो अपने पाठक को जरूरत सावधान करें कि ऐसी तेजी के माहौल में वह
निवेश सोच समझ के करें। जैसे कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है भैया कि जो शेयर मार्केट है, जो बाजार है, बहुत ऊपर जाता रहता है ना, तो जब शेयर मार्केट जब ऊपर जाता है, जब बाजार ऊपर जाता है, बहुत लोग उत्साह होकर के अब तो बहुत पैसा लूट सकते हैं, तो ज़्यादा पैसा लगा दे। उस समय आप अपने जो पाठक उनको सतर्क कर सकते हैं कि भाई पैसा अगर आप लगा रहे हैं मार्केट में, बाजार ऊपर जा रहा है, तो आप सोच समझ के लगाइए, ठीक है। मार्केट जब ऊपर जाता है तो आप अपने पाठकों से बताएं कि भाई सोच समझ करके पैसा लगे, आपका पैसा खराब ना हो, इसलिए कि अप्रत्याशित तेजी में कहीं छोटे निवेश फंसते हैं। फीचर का शीर्षक ऐसा हो जो फीचर की विषय वस्तु को न सिर्फ भावास्पद बल्कि वह आकर्षक भी ले। कि अगर आप जो फीचर यानी आर्थिक फीचर का जो शीर्षक है वह क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, और आपकी जो विषय वस्तु है उससे संबंधित होना चाहिए। यानी आप जिस विषय पर आर्थिक फीचर लिख रहे हैं उस विषय से संबंधित आपको शीर्षक देना चाहिए, और शीर्षक आपका क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, ताकि लोग उसे आप पढ़ें तो आकर्षित हो और आपका पूरा आर्थिक फीचर पढ़ सकें। और लास्ट में आपको क्या लिखना चाहिए, अगर आप कोई सावधानी बरतना चाहते हैं, कोई निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, या कोई आप उनको सतर्क करना चाहते हैं भाई कि पैसा लगाना है या पैसा नहीं लगाना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इन सभी चीज़ों पर आपको क्या लिखना चाहिए, लास्ट और अंत में शीर्षक को जरूर लिखना चाहिए जब आप ये आर्थिक फीचर लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो होता है कि आप भाई उसकी भाषा और शैली किस प्रकार से लिखेंगे। कोई भी आर्थिक फीचर लिख रहा है तो उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, तो आर्थिक फीचर की भाषा जो है भाई सरल भाषा में लिखना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखें जिससे आम लोग उसको समझ सकें। साहित्यिक पंडितायन से बचना चाहिए, यानी करें कि साहित्य की भाषा और कठिन शब्दों का प्रयोग से बचें भाई, ठीक है। आर्थिक फीचर में आर्थिक क्षेत्रों के बहुत से विशिष्ट शब्द आते हैं। कई आर्थिक फीचर अगर लिखा जाता है ना तो आर्थिक यानी इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत स्पेशल शब्द हैं, तो उनका शब्दों का प्रयोग आते हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि उन शब्दों के भाव को सरल भाषा में लिखें। कहें कि अगर आप फीचर लिख रहे हैं आर्थिक फीचर, तो आर्थिक से रिलेटेड बहुत सारे शब्द हैं, तो उनको सरल करके आप लिख दें जिसे आम लोग जो हैं उस भाषा को समझ सकें। शैली का चयन बहुत सोच समझ के करें कि शैली में लिखना है, उसमें प्रवाह होनी चाहिए, इससे विषय में आप अपने ढंग से बढ़ते चले जाएं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आर्थिक शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कहीं अगर आप आर्थिक फीचर लिख रहे हैं तो आप आर्थिक शब्दावलियों का प्रयोग करें, लेकिन जिन भी शब्दावलियों का आप प्रयोग कर रहे हैं आपको बहुत सतर्क होकर करें। जिन भी आर्थिक शब्दावली लिख रहे हैं आम लोग उसको समझ सकें, आम भाषा, सरल भाषा और लोगों को समझ में आने वाली भाषा के प्रयोग करें। आर्थिक जगत में आम शब्द जैसे पूंजी बाजार, शेयर, इक्विटी, आवक, शुद्ध लाभ, कारोबार जैसे शब्दों का सही प्रयोग तभी संभव है जब लेखक इन शब्दों का अर्थ खूबी से जानता हो। यानी आप जिन शब्दों से रूबरू हो, जिन शब्दों का अर्थ आपको अच्छे से पता हो, वही शब्दों का प्रयोग करें। यानी आर्थिक फीचर में आर्थिक रिलेटेड जो शब्द होते हैं उनका शब्द का प्रयोग करना जरूरी है। तो अगर आप उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्दों के बारे में आपको भी अच्छी तरीके से नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार थोक मूल्य सूचकांक, सेंसेक्स, विनिवेश, गरीबी रेखा, प्रति व्यक्ति आय, मुद्रा अवमूल्यन, विदेशी मुद्रा विनिवेश दर आदि शब्दों के समझे बिना प्रयोग सटीक नहीं हो सकता। करें कि अगर आप आर्थिक फीचर लिख रहे हैं तो आर्थिक जो रिलेटेड जो शब्द हैं अगर आप उनके बारे में समझ रहे हैं तो उन शब्दों को समझे बिना आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। शैली को रोचक बनाने के लिए विषय को आम आदमी की दैनिक अनुभव से जोड़ना चाहिए। करें कि अगर आप आर्थिक फीचर लिख रहे हैं, अगर आप उसको शैली को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो लोग आम आदमी हैं उसके जो दैनिक अनुभव है, डेली जो रूटीन में है, उसको जोड़ देना चाहिए जिससे फीचर आकर्षक बन सके और उसको पाठक ज्यादा से ज्यादा अखबार को पढ़ने वाले लोग आपके आर्थिक फीचर को पढ़ सकें। तो इसमें शैली की भी बात हमने कर दी और सारी जितने इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन थे या इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके एग्जाम में आ सकता है, मैंने आपको इसमें सारा बता दिया। तो जो आपका चैप्टर नंबर 8 था, चैप्टर नंबर 8 में मैंने सारा बता दिया। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है तो आप इसमें से आप जो भी मैंने आपको पढ़ा है इसी में से अगर आप लिख देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगली जो क्लास होगी अगली हम कल करेंगे और उसमें भी आपको मैं जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उसमें मैं आपको सारा बता दूंगा, ठीक है।